नमस्कार बच्चों। तो आज हम द्वितीय इकाई का पहला पार्ट देखने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हमने 8वीं में ही पढ़ा है कि प्रकाश किसी समतल पृष्ठभाग से या पारदर्शी पृष्ठभाग से टकराकर वापस आती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार ही हमें कोई चीज़ दिखाई दे सकती है, क्योंकि जब उस पर प्रकाश पड़ता है जिस वस्तु पे, तो उस वस्तु से वो प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और तब जाके हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो देखते हैं हम लोग, प्रकाश हमारे आसपास की घटनाओं की जानकारी देने वाला संदेशवाहक है। केवल प्रकाश के अस्तित्व के कारण हम सूर्योदय और सूर्यास्त और इंद्रधनुष जैसे प्रकृति के विभिन्न चमत्कारों का आनंद ले सकते हैं। हमारे आसपास के सुंदर विश्व के हरे भरे वन, रंग बिरंगे फूल, है ना, विभिन्न प्रकार के कलर जो होते हैं, रंग, अंधेरे में चमकने वाले तारे आदि को हम लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश है हमारे अस्तित्व में। प्रकाश क्या है? प्रकाश दृष्टि की संवेदना निर्मित करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, ये आपको दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए। हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के पृष्ठभागों से प्रकाश का होने वाला परावर्तन भिन्न होता है। हमने देखा है कि चिकने तथा समतल पृष्ठभाग से होने वाला परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है। हमने 8वीं में ही पढ़ा है कि नहीं? मैंने आपको दिखाया था डायग्राम बना के भी। और जबकि खुरदुरे पृष्ठभाग से होने वाला परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन होता है। ये जानकारी हमने पिछले कक्षा में प्राप्त की है। आज उसके आगे देखेंगे, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन किससे होता है, दर्पण से होता है, उसके बारे में देखेंगे कि दर्पण और दर्पण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दर्पण हम लोग देखते हैं, अपने घर में भी है, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, वो समतल दर्पण है। समतल दर्पण के 3 प्रकार होते हैं, अवतल, उत्तल, समतल दर्पण। तो अब देखेंगे, जैसे यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के लिए हमने चमकीले पृष्ठभाग की आवश्यकता होती है, क्योंकि चमकीला पृष्ठभाग कम प्रकाश अवशोषित करता है और इस कारण अधिक से अधिक परावर्तन दिखाई देता है। अब हमारे घर में जो आईना है, कभी कभार वो टूट जाता है, देखो तो उसके पीछे क्या होता है, लेप लगाया जाता है। किसका? चमकीले पृष्ठभाग का। आप देखते रहोगे, अगर वो लेप नहीं होगा तो वो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा और हमारा फेस उसमें दिखाई नहीं देगा, आप पारदर्शी हो जाएगा। तो विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो वह पृष्ठभाग जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन करके सुस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। फिर जर्मन वैज्ञानिक जस्टिस वॉन लिविंग ने सादे कांच के टुकड़े के एक समतल पृष्ठभाग पर चांदी का लेप लगाया और दर्पण तैयार किया। इसे ही रजत कांच परावर्तक कहते हैं। ये वैज्ञानिक ने किया था। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो हम देखते हैं समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण में 2 प्रकार है, अवतल और उत्तल। ओके, अब समतल दर्पण देखिए, ये दिया गया है, अपने घरों में भी इसका यूज होता है। दैनिक जीवन में अनेक जगहों पर समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल चिकने कांच के पिछले पृष्ठभाग पर एल्यूमिनियम की या चांदी धातु का पतला परावर्तक लेप लगाने से समतल दर्पण तैयार होता है। परावर्तक पृष्ठ को अपारदर्शी करने के लिए तथा पृष्ठभाग का संरक्षण करने के लिए धातु के परावर्तक लेप पर लेड ऑक्साइड पदार्थ का लेप लगाया जाता है। तो अंडरलाइन करके रखिए इसको, समतल दर्पण। अब आगे देखेंगे हम लोग। देखें, यहाँ पर दिया गया है समतल दर्पण दिया गया है, उस पर आपतित किरण आ रही है और उसी दिशा में क्या हो रही है? परावर्तित किरण आ रही है। हमने देखा था 8वीं में, समतल दर्पण पर होने वाला परावर्तन कौन सा होता है? नियमित परावर्तन होता है, जिसमें साइन आई और साइन आर एक ही होता है। तो घर के दर्पण के सामने खड़े रहने पर दर्पण से सुस्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे निर्मित होता है, इसे समझने के लिए बिंदु स्रोत के प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे। बिंदु स्रोत से सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें निकलती हैं
उनमें से अनेक किरणें दर्पण पर आती हैं और परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचती हैं। परावर्तन के कारण ये किरणें दर्पण के पीछे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का प्रतिबिंब उस बिंदु पर दर्पण का क्या होता है, प्रतिबिंब निर्मित होता है। आगे देखेंगे, आपको ये बताया गया है किस तरीके से यहाँ पर आँख से प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है या कैसे हो रहा है निर्मित। आकृति 11.2 अ में दिखाए अनुसार समतल दर्पण पर लंबवत आने वाली किरणें लंबवत ही परावर्तित होती है। देखिए यहाँ पे लंबवत आ रही है और लंबवत ही वापस जा रही है। 2 एरो, एक आने वाला एरो दिखाया गया और एक परावर्तित वाला एरो दिखाया। आकृति 11.2 ब में दिखाए अनुसार समतल दर्पण M1 M2 के सम्मुख स्रोत बिंदु O है। ये M1 M2 है और यहाँ पर वस्तु है। अब उसका प्रतिबिंब हम तो देखेंगे दर्पण के अंदर, तो यहाँ कहीं दिखाई देगा। परावर्तन के नियमानुसार दो आपतित किरणें OR1 और OR2 परावर्तन के नियमानुसार R1 S1 और R2 S2, इसका परावर्तन देखिए यहाँ पे हो रहा है। इन परावर्तित किरणों के पीछे की ओर बढ़ाने पर वे एक दूसरे को बिंदु O1 पर क्या होंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे यहाँ पर, और E की ओर देखने से बिंदु O1 से आती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु O से निकलने वाले अन्य किरणें भी इसी प्रकार से परावर्तित होकर बिंदु O1 से निकलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए बिंदु O1 ही बिंदु O का प्रतिबिंब है, यहाँ पे दिखाया गया है। परावर्तित किरणें प्रत्यक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसलिए इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, आपको उसको प्रतिच्छेदित कराने के लिए क्या होगा, एडजस्ट करना होगा। और प्रतिबिंब की दर्पण से लंबवत दूरी बिंदु स्रोत की दर्पण से लंबवत दूरी के बराबर थी। मतलब जितना इसकी दूरी है उतना ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब आगे देखेंगे, बिंदु स्रोत के स्थान पर विस्तारित स्रोत का उपयोग किया गया तो स्रोत के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब निर्मित होने से संपूर्ण स्रोत का प्रतिबिंब निर्मित होता है। और यहाँ पे देखिए पेंसिल का दिया गया है, पेंसिल को किस तरीके से प्रतिबिंब निर्मित होता है। जितनी दूरी यहाँ से है उतनी दूरी यहाँ से है, जितनी दूरी यहाँ से है उतनी दूरी यहाँ से है, वो दिखाया गया है। अर्थात समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार स्रोत के आकार के बराबर था। देखिए यहाँ पर सेम आकार है, जैसे यहाँ पर है वही आकार यहाँ पे, ये आपकी वस्तु है, ये उसका प्रतिबिंब है, सेम आकार है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, ये सब इसके क्या है, गुणधर्म है, किसके, समतल दर्पण के। अब आगे देखो क्या दिया गया, दर्पणों में शब्दों का उल्टा प्रतिबिंब दिखता है। हमने देखा है शब्दों के आरेखन के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर निर्मित होता है और इसे पक्षों की अदला बदली कहते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, आप खड़े होते हैं अपने आप को सामने आईने के, तो हमारा दायां उसका बायां, हमारा बायां उसका दायां, ऐसे पक्षों की अदला बदली दिखाई देती है। समझ में आया। फिर नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब दिखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई से उस व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी आवश्यक है। मतलब हमारी हाइट के हिसाब से वो दर्पण की ऊंचाई कम से कम आधी होनी चाहिए हमारी हाइट के, तब जाकर हमारा पूरा प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाई देगा, अगर नहीं तो नहीं। देखिए अब जैसे अभी 2 दर्पण रखे हैं लंबवत, तो 2 दर्पण रखने पर उसमें एक वस्तु रखी है बीच में और उसका कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा वो बता रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए सूत्र क्या है, n बराबर 360/a-1। अभी n मतलब दर्पण के बीच का कोण, ये जो एंगल है, अभी ये 90 है तो यहाँ पे 90 रखेंगे, है ना। तो 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 360/90, 4 1 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया 90 रखने पे मैंने कैलकुलेट किया है 360/90 -1, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36 और 4 1 में से 1 गया, 3 आ जाएगा। अगर 2 दर्पणों के बीच का कोण 60 होगा तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। 45 होगा 2 दर्पणों के बीच का एंगल, तो प्रतिबिंबों की संख्या 7। 30 होगा 11। तो इसी सूत्र में आपको रख के देखना है कि प्रतिबिंबों की संख्या क्या आती है। तो ये सवाल आता है 1 या 2 नंबर के लिए आ सकता है, या सूत्र पूछ सकता है कि प्रतिबिंबों की संख्या तथा दर्पण के बीच का कोण संबंध दर्शाने वाला फॉर्मूला कौन सा है। इस तरीके से आपको याद करना है। तो यहाँ तक अपना ये चैप्टर कवर हो चुका है। नेक्स्ट पीरियड में आगे का देखेंगे। आप इसको रिवाइज कीजिए और स्टडी कीजिए। ओके, धन्यवाद।